नमस्कार, मैं विकास कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आपको उपभोक्ता संबंधित तमाम जानकारी प्रदान करना जिससे आप अभी तक अनजान है या अनभिज्ञ है। आज के अंक में हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण की, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की और उपभोक्ताओं के अधिकार की। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जो अहम चीज़ जानना चाहेंगे वो है पहले तो उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ता संरक्षण क्या है, इसके बारे में मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। उपभोक्ता कौन है, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, जिस पद पर हों, सभी उपभोक्ता हैं। विश्व के जितने व्यक्ति हैं सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जब ये क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, उसके बाद इसकी आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करने लगे लोग। उसके बाद अमेरिका में ये राल्फ नादार नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि इसके लिए बहुत काफ़ी संघर्ष किया और उनके संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि तत्कालीन ये राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने उसको 15 मार्च को अपने विधि के रूप में अपने कांग्रेस से पारित कर दिया। तत्पश्चात यह एक कानून का रूप धर लिया। उसके गुणवत्ता को देखते हुए हमारी सरकार ने 24 दिसंबर 86 को अपने यहाँ इसका ये पास कराया और उसी दिन से 24 दिसंबर 86 से ये हमारे यहाँ उपभोक्ता कानून लागू हुआ। 87 में आकर के रूल बना और बिहार में 87 में यह कारगर हुआ। तत्पश्चात 2019 में फिर से इसमें अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट करने का मुख्य कारण यह हुआ कि उस 86 के एक्ट में कुछ कमियां दिख रही थी जिसे इसमें पूरा किया गया और हर उपभोक्ताओं को जोड़ने का कोशिश किया। क्योंकि अब तक 86 से अब तक बहुत सारी परिवर्तन आ चुकी थी। जनता को उस समय ई सेवा नहीं थी, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इतनी आगे नहीं बढ़ी थी जिसका लोग उपयोग नहीं करते थे और अब करते हैं, इसलिए इसको भी 19 में ला दिया गया और उपभोक्ता उससे भी प्रभावित हुए, इसलिए इसको ला करके इसको फिर से अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि 86 के एक्ट में उपभोक्ता उसी स्थान पर केस कर सकते थे जहां प्रतिवादी रहते थे, या उनका कार्यालय हो या उनका कोई ऑफिस हो, कार्यालय हो या कोई कर्मचारी हो। ऐसे केस नहीं बन पाता था। लेकिन ये 19 में जो एक्ट पास हुआ इसमें है कि जहां वादी रहता है यानी पिटिशनर जहां रहता है वहां भी केस हो सकता है। साथ साथ इसकी जो ये एरिया था और ये जुडिक्शन जो है इसको भी काफ़ी बढ़ा दिया गया। उस समय 20 लाख था, अब इसे 1 करोड़ किया गया था। 1 करोड़ को फिर से घटाकर 50 लाख कर दिया गया और 10 लाख कर दिया गया स्टेट कमीशन में, उसके ऊपर नेशनल कमीशन। ये अमेंडमेंट है। सर, आपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात की, 1986 की बात की, आपने 2019 की बात की। आपने बताया कि जो 2019 में जो है उसमें बदलाव किए गए, कुछ और चीज़ें जोड़ी गई। ई कॉमर्स का आपने नाम लिया, ई कॉमर्स जो है वो जुड़ा, जो संशोधन किया गया। तो क्या नियम जोड़े गए हैं ई कॉमर्स को लेकर, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि आज कल सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन सुविधाएँ उपलब्ध करते। तो ई कॉमर्स क्या नया जोड़ा गया, उसमें क्या क्या नियम जोड़े गए, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। ई कॉमर्स जोड़ने का मुख्य कारण ये हुआ कि उपभोक्ता इसके माध्यम से कहीं पर रह करके कहीं दूर दराज से भी सामान मंगा लेता है, किसी टाउन से मंगा लेता है और अब उसमें कोई गुणवत्ता में कमी हो तो फिर उपभोक्ता कहाँ जाता है। इसलिए इसको जोड़ कर कहा गया कि नहीं साहब, आप चूँकि यहाँ से लाभान्वित हुए हैं इसलिए
जहाँ कंज्यूमर रहता है वहाँ इस पर भी केस किया जा सकता है और सारा जो उसको परेशानी हुई उसको आप भरपाई करेंगे। साथ ही साथ जो आप विज्ञापन देते हैं, चाहे वह ई-कॉमर्स के माध्यम से दें या जिस माध्यम से भी देते हैं, उस विज्ञापन में भी अगर त्रुटि आती है तो उसके लिए भी आप जवाबदेह होंगे, ये भी कहा गया। साथ ही साथ जो उस विज्ञापन को, गलत विज्ञापन को जो प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, उन पर भी कहा गया कि साहब इन पर भी जुर्माना किया जा सकता है और उन पर भी जुर्माना करने का व्यवस्था किया गया। सर, आपने विज्ञापन की बात की। कई ऐसे विज्ञापन हैं, आपने सही कहा, कई ऐसे विज्ञापन हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं, उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं। आपने दंड स्वरूप बताया, फ़ाइन की, इस तरह की चीज़ें होती हैं। किस तरह के और कानून बनाए गए हैं अगर जो लोग उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं? किस तरह का कानून ख़ास तौर पर इन लोगों पर लागू किया गया? जी, इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता अधिकरण भी बनाया गया है। साथ ही साथ जिला स्तर में जिला फोरम है, राज्य स्तर में राज्य आयोग है और नेशनल आयोग है। उसके बाद जिसको जिस लायक उसका वाद है, यानी वाद कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि उसका जुडिक्शन, जैसे मान लीजिए 20 लाख के अंदर है तो जिला में ही आ जाएगा, अगर 50 लाख से ऊपर हुआ तो स्टेट में कितना उसका ग्रीवांस है, कितना का उसको नुकसान हो रहा है, उसके हिसाब से ये सारा मंच बनाए गए हैं और वहाँ पर वो जा करके केस दायर करेगा और अपना हानि के लिए, वह भरपाई के लिए वह प्रे करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात एक ही है कि अब इसमें ऑनलाइन का भी सुविधा दे दिया गया है। ऑनलाइन भी कंज्यूमर केस कर सकते हैं और बाद में कंज्यूमर कोर्ट में आकर के एक हलफनामा यानी एफिडेविट दायर करेंगे और उसको मान लिया जाएगा कि सब कुछ सत्य है और उसी पर जिला फोरम अपना आदेश देगा और राज्य का है तो राज्य करेगा, नेशनल का है तो नेशनल करेगा। इसमें ये सब मंच बनाए गए हैं उनके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। सर, आपने उपभोक्ता फोरम की बात की और सबसे अहम अधिकार की बात की, जो उपभोक्ता का निवारण पाने का जो अधिकार है उसकी बात की। लेकिन हम और अधिकार की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं जो उपभोक्ताओं को दिए गए हैं? कई अधिकार हैं, चुनाव के अधिकार हैं, और कौन कौन से अधिकार हैं जो उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए? उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह वस्तु के गुणवत्ता को परखे, समझे, जो सेवा है उसको समझे और समझने के बाद उसको ले, ये उसका अधिकार है। उसके बाद आता है सुरक्षा, वह ये भी देखे कि वस्तु से हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं, वह भी उसका अधिकार आता है। अच्छा, सूचना, उसको उससे संदर्भित वह सूचना अगर कोई पाना चाहता है तो वह भी उसका अधिकार है कि वह जिससे माल लेना चाहता है उससे पूछे और उस सूचना प्राप्त करे कि साहब इसमें क्या, इसका क्या गुण है, गुणवत्ता क्या है, यानी पूर्णतः उसको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। चुनने, वह अपने मर्जी से चुनेगा कि कौन माल वह ले, कौन वस्तु या सेवा उस प्राप्त करे, उस चुनने का भी उसको अधिकार है। साथ ही साथ ये सुनने का भी उसको अधिकार है, यानी वह जो चाहता है वह आप उसको सुनाएं, बताएं। फिर आता है शिक्षा, ये हर सरकार या मंच उसको शिक्षित भी करे, यह भी उसका अधिकार है कि भाई उसको शिक्षा की भी अधिकार दी जाए ताकि वह अपने अधिकार की सुरक्षा कर सके। उसके बाद एक और आता है इसमें हम कि सुनवाई का अधिकार, अगर कहीं वो ठगा जाता है तो कहाँ जाएगा, तो उसी के लिए सारे मंच बनाए गए हैं जहाँ की उसकी सुनवाई होगी और उसके अधिकार की सुरक्षा की जाएगी। यह एक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि उपभोक्ताओं को संरक्षित किया जाए, उपभोक्ता को सुरक्षित किया जाए, उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान किया जाए और जैसे भी हो उपभोक्ता ठगे नहीं जाएं, उपभोक्ता को उनका मूल्य का उचित सेवा मिले, उचित वस्तु मिले। इसी के उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए इस उपभोक्ता अधिनियम का गठन किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। सर, आपने धोखाधड़ी की बात की, ठगी की बात की, तो अक्सर उपभोक्ता जो हैं वो ठगे जाते हैं, धोखाधड़ी होती है उनके साथ। ये कारण कहीं ना कहीं कह सकते हैं जानकारी का अभाव है, जागरूकता का अभाव है। लेकिन सरकार जो है वो समय समय पर लोगों को जागरूक करे, उपभोक्ता को जागरूक करे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से सरकार जो है वो लोगों को जागरूक करे, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें। उपभोक्ता को जागृत करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए
समय समय पर विश्व स्तर पर और राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर ये कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे आपको 15 मार्च यह विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में जाना जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में इस दिन को उपभोक्ता के सुरक्षा के लिए मैक्सिमम बातें बताई जाती है, उनको कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, क्या क्या उनके लिए नए नए कानून बने हैं, इसकी जानकारी दी जाती है। और ये राष्ट्र स्तर पर ये 24 दिसंबर को हमारे यहाँ उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और उसमें फिर वही इसके लिए एक सभा भी आयोजित की जाती है। उसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, कर्तव्य की शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ जाना है, किस मंच में वो जा सकते हैं। अब बहुत सारे उपभोक्ता ही सोचते हैं कि साहब यहाँ तो 2 साल का लिमिटेशन था, अब हमारा तो केस नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको बताया जाता है कि अपना अगर आप जायज़ पॉइंट बताते हैं, जायज़ ग्रीवांस रखते हैं कि साहब क्यों लेट हुआ, किस कारण से लेट हुआ, तो डिले कंडोन भी होता है और उसके बाद आपकी केस की सुनवाई की जाती है। नहीं, तो ये सारी बातें जो हैं, या फिर बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं कि साहब ये 5 रुपये का कोई सामान हम खरीदे हैं, हमारे पास रसीद भी नहीं है, हम इस पर क्या केस करेंगे। या कोई सोचता है कि 100 रुपये का कलम है और ये डिफेक्टिव हो भी गया, तो अगर हम केस करने जाएंगे तो इससे तो अधिक हमारा खर्च हो जाएगा, तो हम केस कैसे कर सकते हैं, काहे के लिए करेंगे, क्या हमको बेनिफिट मिलेगा। तो उनको हम लोग बताते हैं, सरकार बताती है कि 100 रुपये का जो आपका पेन है वह तो 100 रुपये आपको मिलेगा ही, साथ साथ उस 100 के लिए जो आपको परेशानी हुई, किस स्तर पर परेशानी हुई, उसका कंपनसेशन भी मिलेगा, साथ साथ मुकदमा करने का खर्च भी मिलेगा। इसलिए आप केस करें ताकि ये जो गलत माल बेच रहे हैं उनकी मनोबल बढ़े नहीं और साथ साथ आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। ये हम लोग बताते हैं। ये हर ये कार्यक्रम में हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके अधिकार को, अगर वो कुछ पूछते हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी कभी देखा गया है कि उपभोक्ता कहते हैं कि साहब हमारे पास तो रिसीट है नहीं, कोई छोटा दुकानदार हमको तो कोई कागज़ पत्र दिया नहीं, तो हम कैसे उस पर केस करें, जबकि उसकी जो ये सामान जो है यानी जो गुड्स है वह बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन हमने सामान तो लिया लेकिन रसीद नहीं लिया और वो रसीद देते भी नहीं है। नहीं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि अगर आप एक एफिडेविट करके देते हैं और आपके साथ अगर कोई व्यक्ति गया है साथ में, वो भी एफिडेविट कर देता है कि हाँ साहब इन्होंने हमारे साथ जाकर के सामान खरीदा है, तो उस पर भी कार्रवाई होती है। उसकी गुणवत्ता को न्यायालय या उपभोक्ता आयोग उसको देखती है कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई सही हुई, साबित हुआ कोर्ट के नॉलेज में, तो फिर उसको पूर्ण कंपनसेशन दी जाती है। कई ये सत्य है कि छोटे छोटे दुकानदार कोई रसीद वसीद नहीं देते हैं, लेकिन उनकी वस्तुएं खराब भी होती है, इसके लिए ये व्यवस्था किया गया। सर आपने रसीद की बात की। रसीद एक अहम दस्तावेज़ है और रसीद अगर आप खरीदारी करने जाते हैं, कोई भी उपभोक्ता खरीदारी करने जाता है तो रसीद लेना अनिवार्य है, ये उनका हक है। मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा लोगों को जागरूक करें कि कितना ज़रूरी है रसीद लेना। जो रसीद की बात की जा रही है वह बहुत ही अहम साक्ष्य के रूप में न्यायालय में आता है, यानी उपभोक्ता आयोग उस पर वह ऑथेंटिक ये साक्ष्य होता है कि ये माल आपके यहाँ का है। जब माल आपके यहाँ का है तो अगर ख़राब है तो भी उसकी भी जवाबदेही आप। अब माल को जो गुड्स है अगर उसमें कोई खास वैसी खराबी है जिसको कि एक्सपर्ट यानी उसके विशेषज्ञ की से जांच कराना जरूरी है, तो उसको जो आयोग है विशेषज्ञ के पास उसको रेफ़र करता है। खास करके मेडिकल नेग्लिजेंसी के केस में ये देखा जाता है कि अब चूँकि कोर्ट भी बहुत से मामले में अनभिज्ञ होता है, तो कोर्ट वैसे केस में कहता है कि ठीक है इसमें आप ये मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट आने दीजिए, और मेडिकल बोर्ड को लिख देता है, ताकि उसके बाद जो आता है तो कोर्ट को बहुत सहूलियत हो जाती है अपना फैसला सुनाने में। बोर्ड अगर लिख दिया कि साहब ये डॉक्टर के पार्ट्स में लैचेज है,
तो कोर्ट फिर उसको मान लेता है अक्सर, यानी मान लेना उसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन देखा गया है कि 99% कोर्ट उस पर बिलीव करता है कि भाई एक्सपर्ट अगर कहता है, बोर्ड कहता है, कोई एक्सपर्ट एक डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन यदि बोर्ड का रिपोर्ट आता है, जैसे कि सिविल सर्जन के यहाँ से मंगाया जाता है जनरली, तो सिविल सर्जन अपना बोर्ड गठित कर करके रिपोर्ट भेजता है, तो उसकी महत्ता थोड़ी बढ़ जाती है, ये देखा गया है। अब रसीद के बारे में जो आप कह रहे थे कि उसकी महत्ता क्या है, उसकी महत्ता ये है कि जो विक्रेता है वह डिनाइल नहीं कर सकता है कि यह सामान हमारा नहीं है। अब जब सामान आपका है तो उसके बाद वाली प्रक्रिया भी आपकी होगी, इसलिए और उस साक्ष्य को जल्दी नकारा नहीं जा सकता है। जबानी के बारे में तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कि मौखिक साक्ष्य, लेकिन यदि लिखित साक्ष्य हो, अब लिखित साक्ष्य में वो भी आता है जैसे कि कोई गुड्स हम लिए तो उसका कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस उसके साथ देता है और लिखता है कि साहब हम आपको 7 साल के गारंटी देते हैं। आज जब उपभोक्ता जाता है कि साहब आपने 7 साल का दिया है, हाँ हमारे फ्रिज का आपने गारंटी दिया था 7 साल का, तो ये तो 2 ही साल में ख़राब हो गया। तो वैसे में वो कहते हैं कि नहीं साहब हमने तो 7 साल नहीं दिया था, हमने तो 1 ही साल दिया था। तो सवाल उठता है कि फिर ये 7 ईयर गारंटी क्या लिखा हुआ है? तो उस पर कहते हैं कि साहब ये तो हम केवल कंप्रेसर के लिए दिए थे, लेकिन वो कंप्रेसर के लिए दिए थे वो बहुत छोटे अंकों में वो लिखते हैं। कोर्ट कहता है कि इस पर तो कोई उपभोक्ता का नज़र जाएगा नहीं, वो तो ऊपर में देखा कि साहब 7 साल की वारंटी है। तो ऐसे में उनको भी अगर उपभोक्ता, ये न्यायालय समझता है, आयोग समझता है कि ये आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है कि साहब आपने बताया भी नहीं और इतने छोटे अंक में लिखे जो इस पर साधारण आदमी का ध्यान जाएगा नहीं, तो ये आपका दोष है। आपने बता करके बेचा होता, उपभोक्ता तो 7 साल का एक गारंटी समझ कर खरीद लिया, और जब जाता है तो आप कहते हैं कि साहब हमने इसका नहीं, पूरे ई का नहीं दिया था, केवल हम आपको किसी एक पार्टिकुलर ये कंप्रेसर या जो भी, तो वैसे में उनको दोषी ठहराया जा सकता है। सर अगर कर्तव्य की बात करें, आपने चर्चा की कर्तव्य की, उपभोक्ताओं के कर्तव्य की, तो उपभोक्ता के भी कुछ कर्तव्य हैं। किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए अगर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो ख़ास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या है उपभोक्ता के तौर पर, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हमारा यह कर्तव्य होता है कि जो भी वस्तु खरीदें उसके बारे में कायदे से उसकी जांच कर लें और उसका ये भी देखें कि और भी इसके पहले जो लोग लिए हैं उनको क्या लाभ हुआ। तो उसके लिए आज जो नेट व्यवस्था है उससे भी इसको परखा जा सकता है कि इनका रैंकिंग क्या है या और भी लोगों को क्या, यानी हर तरह से परखना ये उनका कर्तव्य है। परखने के बाद वो खरीदेंगे तो परेशान कम होंगे, और पक्का रसीद लेना तो एकदम अनिवार्य ही है उनके लिए। पक्का रसीद इसलिए लेना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं कच्चा से काम चल जाएगा, पक्का लेंगे तो इस पर टैक्स बढ़ जाएगा। होशियार दुकानदार जो होते हैं वो भी कहते हैं कि इस पर हम टैक्स लेंगे, इससे तुमको कम, तो उसको गुमराह कर करके उसको कच्चा ही रसीद देते हैं और कच्चा रसीद से फिर बाद में लाभ ले लेते हैं। लेकिन वो टैक्स बचाने के क्रम में उपभोक्ता को नहीं पड़ना चाहिए, उपभोक्ता को पूर्ण टैक्स दे करके सामान को खरीदना चाहिए ताकि उनका वह पक्का साक्ष्य हर जगह उनको मदद कर सके। अब एक चीज़ और हम इसमें बोलना चाहेंगे जो शायद छूट गया था, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये कानून तो है ही, लेकिन सब कानून से थोड़ा सा अलग है। ये एक्स्ट्रा रेमेडी के रूप में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि रेलवे एक्ट है, रेलवे का कोई भी चीज़ होता है तो उस पर आप उसके ट्रिब्यूनल में जाते हैं, जा सकते हैं, रेरा का है। तो ये जो है और भी बहुत सारा एक्ट है, समझे, ये एक्ट जो है एक्स्ट्रा रेमेडी के रूप में है, यानी सब कानून के रहते हुए इस कानून का आप लाभ ले सकते हैं। ये नहीं कि उसका अलग से कानून बना हुआ है तो आप वहीं पर जाइए, यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये एक अलग मैंने सहूलियत दिया है उपभोक्ताओं को, ये कंज्यूमर एक्ट। 86 के एक्ट में सेक्शन 3 था जिसमें कि एक्स्ट्रा रेमेडी के रूप में आता था, और ये जो नया एक्ट आया 19 में वह 100 उसका ये सेक्शन 100 में एक्स्ट्रा रेमेडी आ गया कि साहब आप जो हैं ये अतिरिक्त
यह सब कानून के रहते हुए अतिरिक्त कानून है ये, जिसमें हम लाभ ले सकते हैं। ये नहीं कि साहब इसका अलग कानून है इसलिए वहीं हम जाएं, इसमें नहीं आ सकते। यानी ये एक तरह से हर तरह से उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ये मंच है, इसको कहा जा सकता है। सर, ग्राहक जागो अभियान जो है कैंपेन, कई और कैंपेन है जो लोगों को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए चलाए गए। क्या है ये जागो ग्राहक जागो, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। जागो ग्राहक जागो ये अभियान जो है इसलिए है कि साहब सारे जो ग्राहक हैं वो अगर जागरूक रहेंगे, जगे हुए रहेंगे तो ठगे कम जाएंगे। जब ठगे कम जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा और भरोसा बढ़ेगा। इसमें ये इनको कोई चिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद जगे हुए हैं। सब चीज़ को जांचने परखने के बाद अगर ये परचेजिंग करते हैं तो इनको ठगाने का चांसेस बहुत कम है। इसीलिए इनको जागृत करने के लिए जागो ग्राहक जागो का अभियान चलाया जाता है, ताकि आप परेशानी से बराबर बचे रहें। जी सर, एक और अहम चीज़, हमने वस्तु खरीदने की बात की, हम उपभोक्ता बनते हैं। अगर हम सर्विसेज, अलग अलग सेवाएं लेते हैं, जैसे अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तो क्या वो भी इसके अंतर्गत आएगा? संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिकार हमारे हैं, क्या उसमें भी आएंगे? मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा बताएं। डॉक्टर का सेवा जो हम लेते हैं, अगर उनके पार्ट में कोई लीकेज हुआ तो वो भी इसके दायरे में आते हैं और उनको जो उन्होंने नुकसान किया है उसके लिए उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। अभी हमारा स्टेट कमीशन जिला फोरम पटना में मैक्सिमम केसेज है जिसमें डॉक्टर लोगों को कंपनसेशन देना पड़ा है और वे देते भी हैं। कभी कभी होता है कि चूँकि वो बड़े पार्टी होते हैं डॉक्टर, तो एक कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट तीसरे कोर्ट जाते रहते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई होती है वो अंत तक वो रह जाता है और उसमें उनको ज़्यादा ही देना पड़ जाता है। ऐसा भी देखा गया है जी। बहुत सारे को ऊपर कोर्ट से लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ऊपर कोर्ट जाने के बाद बढ़ भी जाता है। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा ही इतना केस है कि चले गए सुप्रीम कोर्ट तक और उनका अमाउंट बढ़ता चला गया जी। उनको हमारे कंज्यूमर को लाभ हुआ जी। तो इसलिए ऐसा भी होता है। सर, अगर प्रक्रिया की बात करें, निवारण पाने की प्रक्रिया किस तरह से हम अप्लाई करेंगे अगर हम निवारण पाना चाहते हैं? आपने बताया कि उपभोक्ता फोरम में जाएंगे, लेकिन वो प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं, पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, परेशानी होती है। तो मैं चाहूँगा उन दर्शकों के लिए आप थोड़ा बताएं कि किस तरह की प्रक्रिया होगी। जो उपभोक्ता थोड़े से शिक्षित हैं वो तो ये मेल द्वारा भी दायर कर सकते हैं, और नहीं तो अपने पूरे विवरण को तैयार कर करके वो उपभोक्ता में केस दायर कर सकते हैं। अब उनको अगर विवरण तैयार करने में दिक्कत अगर होती है तो उपभोक्ता न्यायालय में एक फॉर्मेट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उस फॉर्मेट को भर करके शपथ पत्र लगा करके इंडेक्स बना करके वो दायर कर, उनको सहूलियत हो जाएगी। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर जो आदमी कम पढ़ा लिखा है तो उसके लिए उस फॉर्मेट को फुलफ़िल कर देंगे, एक एफिडेविट लगा देंगे और उसकी 3 प्रति करा करके एफिडेविट के साथ वो दायर करेंगे। उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आपका क्या ग्रीवांस है, क्या है, कौन कौन अपोजिट पार्टी किसको कहाँ बनाना है, फर्स्ट पार्टी कौन है, इस सारा चीज़ उसमें दिया जाता है और बना करके फाइल कर देंगे, वो हो जाएगा। और नहीं तो उसके बाद अपने फॉर्म में, यानी जो केस का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में भी केस को दायर किया जा सकता है। यानी उपभोक्ता हित के लिए यहाँ टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ताकि उपभोक्ता ह्रास हो ऐसी बात नहीं है। बस सच्चाई और उनका जो ग्रीवांस है वो उसमें स्पष्ट समझ में आवे आयोग को, बस इतना ही से मतलब होता है और वो केस कर सकते हैं
उनको लाभ भी मिलता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी उपभोक्ता संरक्षण के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उनके जो अधिकार है उनसे आपने जागरूक कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की और जाना कि उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं और रसीद आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपका हक है। आज हमने ये सब तमाम जानकारी अपने अतिथि के द्वारा प्रदान की आपको। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।